मैथमेटिका के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, एबनॉर्मल मोलार मासेस। मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ आपको इस चैप्टर में। ये एबनॉर्मल मोलार मासेस में वन हाफ टॉपिक जो है वो बच्चों को कभी कभी कंप्लेन करते हैं समझ में नहीं आया, कम समझ में आया। तो ये वन हाफ के बारे में मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने चल रहा हूँ आपको। बहुत मज़े से सुनना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। सो इनफैक्ट मैं थोड़ा उससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपको बता दूं पहले पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इन दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से आता होगा। डिसोसिएट होना मतलब जैसे मान लो KCl है आपके पास, तो डिसोसिएट होके क्या बनेगा, दो आयन बनेंगे K प्लस और Cl माइनस। जैसे ये दो पार्ट, अब ये एक मोल है, ये 1 मोल ऑफ KCl, ध्यान देना 1 मोल ऑफ KCl किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल ऑफ K प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस, है ना। दो मोल बन गया, था एक ही मोल KCl, लेकिन ये दो पार्ट में ये डिसोसिएट हो गया, K प्लस एंड Cl माइनस। तो इसको भी 1 मोल बोलेंगे, इसको भी 1 मोल बोलेंगे, राइट। जरा इसका मोलार मास की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 74.5 ग्राम, 74.5 ग्राम, ठीक है। एक मोल का मास है ये, लेकिन यहाँ पे 2 मोल का मास है, ये 2 मोल का मास है। तो डिसोसिएशन के बाद में 1 मोल का मास कितना है, डिसोशिएट होने पे ये 37.25 हो गया। अभी ये 1 मोल कितना हो गया, एवरेज 37.25 ग्राम, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हो, इसका मोलार मास पहले ज्यादा था, अभी इसका मोलार मास कम हो गया, ठीक है। मोलार मास कम हो गया, थोड़ा ध्यान रखना, आपको समझ में आएगा। जब भी मोलार, अच्छा एक चीज और सुन लो, मोलार मास कम होगा तो वन हाफ नंबर बढ़ जाएगा। वन हाफ नंबर कितना बढ़ गया, KCl था तो किसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वन हाफ नंबर हो गया 2। जितने पार्ट में डिवाइड हुआ, जितना डिसोसिएट हुआ, तो क्या देख रहे हो आप, मोलार मास कम होगा तो वन हाफ वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो गई, ठीक है। मैं थोड़े और एग्जाम्पल बता दूं, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, आपकी बुक में है ये। जैसे NaCl है यहाँ पे देखो, तो NaCl डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस। तो कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए ना। तो यहाँ पे देखो वन हाफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। बी केयरफुल फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, ये एक चीज याद रखना, जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देगा कि उसका डिसोसिएशन 75% हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है। 95% हुआ है तो वहां पे कैलकुलेट करना, अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पे कि आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू आपको निकालना बहुत जरूरी है, आनी चाहिए आपको। तो मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बस मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो KCl के बारे में बोल रहा है, जैसे KCl तो ऑलरेडी अभी देख के भी आ गए, अब K प्लस और Cl माइनस। सेम वे MgSO4 है, MgSO4 तो डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, राइट। K2SO4 है जैसे, हाँ K2SO4 आपको समझना पड़ेगा, K प्लस SO4 2 माइनस, क्या सही है, नहीं सही नहीं है। ये 2 मोल बनेंगे K प्लस के और 1 मोल बनेगा SO4 का, तो कितने हो गए टोटल, 3। ये देखो 3, ठीक है। H3PO4 है जैसे, तो यहाँ H3 है तो PO4 तो जो बनेगा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। PO4 तो बनेगा, साथ में H3 है तो 3H प्लस, कितने हो गए 4, तो यहाँ आई की वैल्यू 4 आएगी। ऐसे ही बहुत कुछ है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आखिर आई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो चलो अभी आई के बारे में और अच्छे से बात करते हैं, समझते हैं। डिसोसिएशन के बारे में बात कर लिया हमने अभी, चलो एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। और ये डिसोसिएशन के में और भी क्या फैक्टर काम करते हुए भी देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है,
K plus Cl minus released in the solution. If this happens, there would be 2 moles of particle in the solution. ये मैं बता चुका. If you ignore interionic attractions, ये भी ध्यान रखने वाली बात है. ये कब होगा? जब इंटरआयनिक अट्रैक्शन हमको इग्नोर करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी कुछ फैक्टर में चेंजेज आते हैं, जिससे जिससे डिसोसिएशन की परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाती है. तो 1 mole of KCl of 1 kg of water would expected to increase the boiling point by. तो अगर हम 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम KCl अगर 1 लीटर पानी में या 1 kg पानी में डाल देंगे, कितना? 1 kg वाटर, 1 kg मतलब 1 लीटर ओनली, तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, याद करो, Kb की वैल्यू 0.52 वाटर की थी ना, याद आ रहा है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी I की वैल्यू 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, इतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा 1.04 केल्विन. ठीक है, जितना पहले जितने टेम्परेचर पे बॉयल होता था उससे 1.04 केल्विन के ऊपर ही बॉयल होगा. तो आपको समझ में आ रहा होगा. अभी और भी अच्छे से बताऊंगा मैं, बस धीरे धीरे चलते चलो, आज समझते चलो. नाउ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? एट व्हाट एक्सटेंट इट इज गोइंग टू बी डिसोसिएटेड, कितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी. जरूरी नहीं कि 100% ही हो, कभी 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 ऐसा भी होगा. तो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो अब वो हमें खुद कंसीडर करना है कैसे उसको लेंगे. नाउ वी कुड बी लेट टू कंक्लूड दैट मास ऑफ 2 मोल ऑफ पार्टिकल इज. हाँ, तो 2 पार्टिकल का इतना मास है, तो एक का कितना होगा? फिर कितना होगा? ओके, तो दिस ब्रिंग into light the rule that when there is a dissociation of solute into ions, the experimentally determined. याद रखना, ये कभी भी केमिस्ट्री में टर्म आती है experimentally determined, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली हो. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मैथमेटिकली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करना मुश्किल होता है, इसीलिए हमेशा वो क्या करता है? प्रूव नहीं कर पाता मैथमेटिकली, बट एक्सपेरिमेंटली लिखता है केमिस्ट्री में. तो मोलार मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू. तो कहने का मतलब फिर से बता दूं, जब भी डिसोसिएशन होगा तो जो उसकी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी थी? 74.5 थी ना, उससे कम हो जाएगी. ठीक है ना? क्या हो जाएगी? व्हेन देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इनटू आयंस, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन मोलार मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोअर देन द ट्रू वैल्यू. तो अगर 100% हुआ डिसोसिएशन, तो सीधी सी बात है, उसको आधा कर दो, 37.25. अगर ये 100% नहीं होता तो वहां हमको 3 चीजें मिलती. अब ध्यान देना, 95% अगर डिसोसिएशन होता है, ध्यान दे सुनना, कल वाली वीडियो में ये बात नहीं बताई थी मैंने. 95% डिसोसिएशन हुआ, इसका मतलब 5% क्या है? 5% KCl है, और 95% क्या है? K प्लस और Cl माइनस. फिर अकॉर्डिंगली हमें इसका मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5% है ये, तो इसका मास तो 74.5 है, और इनका कितना है? 37.25 है. तो इसके हिसाब से चलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें हो गई हैं, क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ. तो ये एक एग्जाम्पल है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा ही होगा, आपको समझाने के लिए. चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ. एसोसिएशन की बातें करते हैं. अब हमारे पास आ गया एसोसिएशन. तो एसोसिएशन का मतलब तो समझ ही गए होंगे. अगर डिसोसिएशन में अलग अलग होता है तो एसोसिएशन में इकट्ठा होता है. तो क्या बोलना चाह रहा है ये? CH3COOH क्या है ये? एसिटिक एसिड. क्या है ये? एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड क्या करेगा? जब भी ये खास करके एक चीज और सुन लो, ध्यान से सुन लो, पानी में भी रहता है, ये पानी में भी कर सकते हैं, और बेंजीन में. लेकिन यहाँ पे हम लोग बेंजीन की बात करेंगे. ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा. क्यों है मैं बता भी देता हूँ. जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो जिस मटेरियल का कम होगा, तो बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, उस केस में बता रहा है ये कि ये क्या करेगा? पानी में ही बनाएगा, ऐसी बात नहीं है, पानी में भी बनाएगा, मैं बताऊंगा, ध्यान देना अभी. तो यहाँ पे क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल, अब मैं थोड़ा सा
करके दिखा दूं, कुछ बच्चों को फिगर समझ में ही नहीं आता। भाई ये OH इधर ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH और एक तरफ CH3। सेम वे यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, एक तरफ OH और एक तरफ डबल बॉन्ड O। ये क्या बोलना चाहता है, इसका OH इसके साथ, इस O के साथ में जगह कम है, ये बॉन्ड बना लेगा, और इसका भी जो O है इस वाले H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दे विल कम क्लोजर, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो आपस में अट्रैक्शन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये क्या करेगा, डाइमर की फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, डाइमर। डाइमर पता है ना, मोनोमर। तो पहले मैं आपको पॉलीमर बता दूं। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक एक मोनोमर, जब एक ही रहेगा तो उसको मोनोमर बोलेंगे, और जब दो इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा, डाइमर। तो देख रहे हो ना, दो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, दोनों आपस में कंबाइन होके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और कंबाइन फॉर्म में रहेंगे। तो जब ये डाइमर बन गए, कंबाइन फॉर्म में आ गए, तो सीधी सी बात है अब इसको हम एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ध्यान देना, अभी ये दो मॉलिक्यूल बन के एक मॉलिक्यूल बन गया, ये 2 की फॉर्म में, ऐसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे यहाँ। तो इसका मतलब जो इसका मास था, एक का मास था, अभी दोनों को मास बना के भी 1 मोल बोलेंगे ना। पहले ये 2 मोल थे, 2 मोल जब इकट्ठे होके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कम है, बेंजीन, उसके अंदर अगर डिजॉल्व हो गया, इसके अंदर आ गया, तो अभी कैसा है, उसके अंदर एसोसिएशन होके ये क्या कैसा बन जाएगा, CH3COOH। समझ में आ गया होगा शायद। देखो, मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, dimerize in benzene due to hydrogen bonding. This normally happens in solvents of low dielectric constant. So in this case the number of particle is reduced. सीधी सी बात है, अगर मान लो 10,000 मॉलिक्यूल थे, कितने थे, 10,000 मॉलिक्यूल थे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ये वाले कितने कितने बनेंगे, 5,000 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3COH ट्वाइस, है ना। तो कहने का मतलब जितना मास था पहले, अब उसका मास क्या हो गया, डबल हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, लेकिन मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास डबल हो गया ना। तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड एज फॉलोज। यहाँ पे बता भी रहा आगे, ये फिगर के बारे में बोल रहा है। इट कैन बी अनडाउटली स्टेटेड हियर दैट ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन। सभी के सभी मॉलिक्यूल बेंजीन में एसोसिएट हो जाएंगे। अगर हम पानी में डालते तो क्या होता है, चलो मैं थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री बता दूं, नहीं तो टाइम ज़्यादा ना लगे। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते, किसको, CH3COOH को, तो क्या होता, ये हार्डली 5% डिसोसिएट हो जाता, एसोसिएशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। कितना है, 80 है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसके अंदर ना डाल के जब हम बेंजीन में डालेंगे तो बेंजीन क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, एसोसिएशन। ठीक है, बेंजीन क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, राइट। तो आगे क्या बोलता है, देन डेल्टा टी बी, मतलब पढ़े हो ना आप, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग टाइम, बॉइलिंग पॉइंट, एंड चेंजिंग फ्रीजिंग पॉइंट फॉर इथेनोइक एसिड विल बी हाफ। ध्यान देना, मोलार मास बढ़ गया, मोलार मास बढ़ गया, तो इनका डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑफ नॉर्मल वैल्यू। देख रहे हो ना, 2 से डिवाइड हो रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, जब उसके 2 मॉलिक्यूल थे, जब 2 मॉलिक्यूल बन गए थे, तब हमने मल्टीप्लाई किया था। देख रहे हो ना, मॉलिक्यूल डबल हो गए तो मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ मॉलिक्यूल कितने हो गए थे, आधे। मॉलिक्यूल जितने भी थे उसके आधे हो गए थे। मैंने बताया ना, अभी 10,000 थे पहले, तो अब 5,000 बच गए,
तो क्या किया, आधा हो गया ना, तो यहाँ पे इसके लिए इसलिए आधा करना पड़ेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा सावधान, इसको दिमाग लगाना। वो घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसा घुमाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहा है ये। याद रखना, एसोसिएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आधा हो जाएगा। अगर दो का एक हो रहा है तो यहाँ पे भी दो का एक होगा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है ना। द मोलार मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ विल देयरफॉर बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सच ए मोलार मास दैट इज आइदर लोअर आर हायर देन एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल। तो जो भी हो रहा है ये एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन, दोनों केस में एबनॉर्मल हो जाएगा, होना कुछ और था और हो जाएगा कुछ और। तो कैसे चेंज होगा, चलो देखते हैं। तो वान हॉफ ने 1880 में बताया था, वान हॉफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई, मैं आपको पहले बता दिया, इसको आई से इंट्रोड्यूस करते हैं, नोन एज वान हॉफ फैक्टर टू अकाउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और मतलब बताता है कि कितना डिसोसिएशन और कितना एक्सटेंट, एक्सटेंट समझ रहे हो ना, हाउ मच इट इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दिस फैक्टर आई इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास एबनॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। जो भी होगा ध्यान देना, जो 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 कुछ भी नॉर्मल है मोलार मास मान लो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कितना था ये 74.5, ध्यान देना, अभी अभी समझ में और अच्छे से आएगा, 74.5 है ना। और एबनॉर्मल मोलार मास जब वो डिसोसिएट हो गया तो कितना आया था 37.25, तो सीधी सी बात है 2 आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी निकाले थे हमने, 2 निकाले थे, हो गया खत्म, वेरी सिंपल। अभी अभी करके आए हो आप। या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, या टोटल, अब ध्यान देना है तीसरे वाला ज्यादा यूज होता है, फर्स्ट वाला ज्यादा यूज होता है, थर्ड वाला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, मतलब जितने मोल थे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद कितने मोल हो गए, और डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो पहले मोल मान लो भाई, केसीएल के केस को अगर हम देखें तो बाद में मोल क्या हो गए थे, डबल हो गए थे ना, 2/1। भाई केसीएल पहले 1 था तो ये 1 हो गया, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के प्लस और सीएल माइनस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, ये के प्लस और सीएल माइनस, तो ये 2 हो गए हमारे, तो इसे 2 डिवाइडेड बाई 1। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में। आफ्टर एसोसिएशन आधा हो गया है ना, और पहले कितना था 1 था, तो कितना है, आधा ही तो हुआ ये, है ना। इसीलिए आई की वैल्यू CH3 COH के केस में आई की वैल्यू कितने आएगी, आई इक्वल टू हाफ, ठीक है। और छोड़ो ये सारी बातें, हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, 1 2 3 और ये 4, ध्यान देना अभी और अच्छा समझ में आएगा। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमने कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड डाला है एज ए सॉल्यूट, कैसा है, आयनिक कंपाउंड एज ए सॉल्यूट, तो उस केस में क्या देखते हो आप, आई N2/N1, यही फॉर्मूला था ना, अब बस आई से मल्टीप्लाई कर दो, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर आपको याद होगा डेल्टा टी बी क्या था, के बी इंटू एम था, बस आई से मल्टीप्लाई कर दो। सेम फ्रीजिंग वाले केस में भी आई से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पाई है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में भी आई से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो वही है ना, N2/V/RT, क्लियर। मतलब आई से मल्टीप्लाई करो, आपकी बात बन जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के बेस्ड में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखूंगा, ये मैं पढ़ा दिया आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ, आपकी समझ में और बढ़िया आएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, कहाँ चला गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, calculate the amount of sodium chloride NaCl which must be added to 1 kilogram of water।
तो आपके पास सोल्यूट कितना है, W1 कितना है, 1 किलोग्राम, ठीक है ना, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड बाई, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है 3K, ठीक है ना। तो डेल्टा TF कितना है, 3K, और KF कितना है, 1.86 kg पर मोल, kg पर मोल। ये यूनिट याद रखना आप लोग, ठीक है। और मास बोलता है सोडियम का 23, जो आपको पता है, और क्लोरीन का भी एज इट इज सुनो। बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना। याद रखना यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सोडियम क्लोराइड अगर ऐड करोगे तो उसका डिसोसिएशन होगा Na प्लस के माइनस, सॉरी Cl माइनस बनेगा। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट आयनाइजेशन है, मान के चलेंगे हम, कुछ बोल नहीं रहा है तो हम इसको मान के चलेंगे, कंप्लीट आयनाइजेशन है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2। पहले से पर देख के आ रहे हो आप लोग, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ओके। और डेल्टा TF कितना है, 3 केल्विन, W1 कितना है, 1 kg, ओके। और आपको क्वांटिटी नहीं पता है कितनी है, कैल्शियम, ये सॉरी क्या है ये, N2 सोडियम क्लोराइड कितना हम लोग डाल रहे हैं यही नहीं बता, यही यही बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, यही होता है ना, यही तो था क्वेश्चन हमारा। तो ये I इंटू KF फॉर्मूला तो याद होगा आपको, मेरे ख्याल से अब आप कर भी लोगे। बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये आई कैसे रोल प्ले करता है। कंप्लीट आयनाइजेशन है तो इसकी जगह पे 2 लिख देना, दैट्स ऑल। बाकी कैलकुलेशन एज इट इज। एम क्या है, मोलैलिटी है, N2/W1, ठीक है। ये किया हुआ क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था आई कैसे रोल फैक्टर प्ले करता है। तो कभी कभी आयनाइजेशन फैक्टर, सॉरी, आई की वैल्यू दी हुई भी रहेगी कि कितना, एट व्हाट एक्सटेंट दैट योर सॉल्यूट इज एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं डेल्टा TF पहले से दे दिया इसने, तो अभी यहाँ पे N2, ये N2 है ना, ये N2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है पहले। तो N2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाई आई इंटू KF, ठीक है। तो वैल्यू डाल दिया, डेल्टा TF 3 केल्विन है, ये 1 है, I2 है, I 1.86, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये निकाल के मुझे दे दे रहा है 0.81 आएगा ये। और कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा मुझे। चलो छोड़ो, मैं कैलकुलेटर नहीं निकालता, ये मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, और मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा, इससे बढ़िया आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू खुद निकाल लेना। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आई की वैल्यू कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो W2 कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू N2 इंटू M2, राइट। तो ये ऑलरेडी आपने निकाल लिया, N2 कितना है, 0.81 है, और इसका मोलार मास कितना है, मोलार मास 35, ध्यान देना अभी 35.5 में प्लस करो 23, 5 3 8 3 2 5, 58.5। तो मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो इतने ग्राम आप सोडियम क्लोराइड आप इसमें डालेंगे तो आपको आपका ये
इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिप्रेस हो जाएगा 3K। तो आई होप आपको आई की वैल्यू क्लियर हो गई है, आई कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। एक आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है ये, और मैं आपको बताऊँ या आप खुद ही कर लेंगे? चलो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी वीडियो कितना है? 25 मिनट का अभी बना है, तो चलो देखते हैं। ये बोलता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेंजोइक एसिड 2 ग्राम आपने डाला है किसमें? 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजोइक एसिड है, बेंजीन में आपने डाला, टू शो ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस मच। तो सीधी सी बात है, एसोसिएशन होगा। एक मिनट, यहाँ पे तो बेंजोइक एसिड किस में डाला हमने? बेंजीन में, टू शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक अब यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, जो भी क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। 1.62 मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9, ठीक है, के जी पर मोल, ठीक है। के एफ की वैल्यू दे रहा है के एफ, ये देखो 4.9 के जी पर मोल। W1 25 ग्राम, देखो 25 ग्राम बेंजीन में डाला आपने, और ये डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा है, डेल्टा टी एफ कितना? 1.62, राइट। So what is the percentage association of acid in it form dimer in solution? अब ये आपको मजा आने वाला है सवाल को समझने में कि कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है। ये आपका कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है? क्या एसोसिएट हुआ है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड कितना परसेंट एसोसिएट होगा? अभी आपने एसिटिक एसिड पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड कैसे एसोसिएट होगा? सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई। W2 सॉल्यूट जो है आपका 2 ग्राम है, ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, बी केयरफुल, अभी ध्यान से सुनना। अभी तो सिर्फ हम M2 निकाल रहे हैं, हमारे फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से फ्रीजिंग पॉइंट निकला है बस। अब इसमें वांटा के नंबर से मल्टीप्लाई करना बाकी है। देखो आई की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दी हुई। दस एक्सपेरिमेंटल मोलार मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज दिस मच, ठीक है ना। ये जो वैल्यू हमने निकाली मोलार मास, तो एक्सपेरिमेंटल मोलार मास ये है बेंजोइक एसिड का, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ। नाउ कंसीडर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फॉर दिस एसिड, तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा। ध्यान देना, सिंपल है, आराम से सोचो इसको। तो ये है आपका बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड डाइमर की फॉर्म में आ गया। अब ध्यान देना, इफ x रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मान लो x एसोसिएशन होता है द सोल्यूट, देन वी वुड हैव 1 माइनस x मोल ऑफ बेंजोइक एसिड लेफ्ट। मतलब क्या बोलता है, अगर हमारे पास पहले से x है, पहले से कुछ भी है, मान लो 1 है, और आपके पास x क्या हो गया? एसोसिएट हो गया, तो बचा कितना है यहाँ पे? आपके पास अभी कितना बचा? 1 माइनस एक्स ही तो बचा है ना, ठीक है। तो अब आपके पास 1 माइनस एक्स बच गया। अब ध्यान दो आगे, ऑफ लेफ्ट इन अनएसोसिएटेड फॉर्म एंड करस्पॉन्डिंगली x/2 एज एसोसिएटेड मोल्स। अब कितने मोल इधर, अगर ध्यान देना, अब ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आती, ये वाली बात समझ में नहीं आती यहाँ तक, ये वाली बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मान लो आपके पास 1 था, 1 मोल था सपोज, उसमें से x पार्ट एसोसिएट हो गया, तो आपके पास ये कितना बचा? अभी बचा हुआ तो 1 माइनस एक्स है। लेकिन ये जो एसोसिएट हुए x, क्या वो x नंबर अब थोड़ी है भाई, वो तो एसोसिएट होके हाफ हो जाएंगे ना, क्योंकि दो दो मिलके एक एक बनेगा। ध्यान रखना, ये x/2 समझ में नहीं आता बच्चों को, क्योंकि एसोसिएट होने के बाद अब इतने मोल बचेंगे, ये x/2 हो गए वो। ये अनएसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड पार्ट है। क्लियर? आप इसको समझना, बार बार समझना। आपके पास 1 मोल था इनिशियल फॉर्म में, जब जब आपने उसको इसमें बेंजीन में डाला और वो एसोसिएशन शुरू हुआ, तो इसके अंदर से एक्स मोल कुछ भी पार्ट होगा, जो भी हो,
उतने क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, और एसोसिएटेड होके क्या क्या किस फॉर्म में आएंगे भाई, आधे आधे हो जाएंगे, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि दो दो मिलके एक एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अब उसके मोल कितने बोल पाएंगे हम कि भाई मोल एसोसिएटेड कितना होगा, x/2, और बचा हुआ कितना है 1 - x। वेरी सिंपल, क्लियर। तो अब उस पूरे सॉल्यूशन में कितना कितना है, 1 - x अनएसोसिएटेड है और x/2 एसोसिएटेड है। ये अनएसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड, तो अब कितना हो गया ये 1 - x/2 तो होगा, x में से x/2 पॉजिटिव है, -x नेगेटिव है, तो 1 - x/2। अब हमारे पास 1 - x/2 मोल बचा है सॉल्यूट। सो द टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स 1/2 फैक्टर आई। तो आई कितना होगा, नॉर्मल मोलार मास अब और एबनॉर्मल मोलार मास, अभी समझ में आने वाला बिल्कुल फाइनल। तो उसका मोलार मास निकालने पे इतना आया था एक्चुअल, और ये सॉरी नॉर्मल कितना था, नॉर्मल 122 आता, और एब नॉर्मल अभी निकाल के कितना आया था यहाँ पे, ये देखो एक्सपेरिमेंटल जो 241.98, तो 241.98 ये आया है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब ये है कितना टोटल, x/2 है, x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 122 बाई, अब ध्यान रखना आपके पास टोटल कितना है 1 - x/2, ठीक है ना, 1 - x/2 ये कितना आ रहा है 122 बाई, है ना, ये आएगा ऐसा। तो अब क्या करो, x/2 राइट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा x/2, ओके। तो फिर क्या लिखोगे आप 1 - 122/241 में, अभी कैलकुलेशन कर लो कितना है 0.496, 0.496। तो अब इसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ट्वाइस इंटू 0.496, क्योंकि दो एक एक बन के, दो दो मिलके एक एक बने थे, तो x कितना आएगा, अब सीधी सी बात है, इस दो से मल्टीप्लाई होगा, ये दो इधर चला जाएगा, दो दो थे ना, तो ये दो इधर जाएगा तो दो से मल्टीप्लाई होगा, अब ये आ गया ये 0.992, और 99.2% एसोसिएशन हुआ है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज 99.2%। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 99.2%। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और है, ये आप करना खुद, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं और फिर से समझाऊंगा। एक कुछ तो आप भी होमवर्क करो, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो तो बहुत छोटा है, या कुछ और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए जाएं आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारे पास 2.12 है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है क्वेश्चन ये। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, याद रखना है पास्कल, या आपको तकलीफ देगा ये अगर आपको नहीं मालूम है तो। एग्जैक्ट तो पास्कल में बताना है प्रेशर, ठीक है। exerted by a solution prepared by dissolving 0.1 gram of polymer of molar mass 185000, मोलार मास देखो कितना ज़्यादा है, मैंने बता रखा है ना, इनके मोलार मास बहुत ज़्यादा होते हैं। इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं इसको कुछ चीज़ें नोट कर लूँ। 185000 185000, ठीक है। मोलार मास हो गया 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, और वॉल्यूम कितना है 450 ml, इसका मतलब ये हो गया 0.45 लीटर। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
तो ये हो गया, जोड़ दो 37 प्लस 273, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 310 केल्विन। आर की वैल्यू, हाँ याद आया अभी आर की वैल्यू, ये एटमॉस्फेयर। अभी यहाँ पे किसने क्या बोला था, ये हमको पास्कल में बताना है। तो अब हम यहाँ पे इसको लेंगे 0.082, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, याद है यही था फॉर्मूला हमारा। तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए एन कितना है, एन क्या है, एन होता है W2, ध्यान देना अभी एन मैं आपको बता दूं, ये होता है W2/m2, राइट। तो ये है कितना, W2 है कितना, 1 ही ग्राम तो है, और इसका मोलार मास बहुत ज़्यादा था 185 और 3 जीरो, राइट। आर की वैल्यू है 0.082 और टेम्परेचर है 310, और यहाँ पे क्या आएगा 0.45, ओके। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मैं मुझे कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देखता हूँ मैं कैलकुलेटर आता है। आप लोग भी ट्राई कर लो, मैं कैलकुलेटर से करूँगा। वेरी गुड, कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर मेरे पास आ गया है। तो मेरे पास ऊपर वैल्यू है 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 310 डिवाइडेड बाई 185,000, फिर से डिवाइडेड बाई 0.45, और इसकी वैल्यू आती है, बाप रे बहुत बड़ी वैल्यू है, लिख, ये कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है, इससे हो नहीं पा रहा 0.306 इंटू 10⁻, लेकिन तुम्हें सीखने की क्या चीज़ है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये पाई की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है और ये पास्कल में पूछ रहा है। तो अभी आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये जो कन्वर्ट करने वाली बात है, मैं इसके लिए आपको ये सवाल करवा रहा था, किस तरह से कन्वर्ट करोगे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में। तो ये था 0.306, इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिक उसमें लिख लेते हैं यार, ठीक है यार, 306 इंटू 10⁻³ अब हाँ एक चीज़ याद रखना, एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। अब ये कन्वर्ट हो गया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी वैल्यू कट वगैरह जाएगी, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 30.96 पास्कल। तो ये आपको मैं सिखाना चाहता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपका एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन और एटमॉस्फेरिक फॉर्म में रहेगा, और पास्कल में अगर वो पर्टिकुलरली उसने देखो पास्कल में ही पूछा है, ठीक है, उसने क्लियर कट पूछा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। अगर आप पास्कल में नहीं लिख के आए तो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, तो समझ जाएगा कि आपको पास्कल में कन्वर्ट करना नहीं आता। इसलिए मैंने आपको ये, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा शायद, अच्छे से मालूम है ना कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, तो इसमें आप कन्वर्ट कर लोगे। बाकी मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी कैलकुलेटर से करेंगे। आपको एग्ज़ाम में बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको हाथ से करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैं अभी 40 मिनट का बन चुका है, तो आप लोगों को मैं और भी क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं अभी टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, वीडियो बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।